दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। लेकिन हम यहाँ पर इन सारे अनुच्छेद के बारे में बात नहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 124 की। अनुच्छेद 124 ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अनुच्छेद 124 में ही सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। इसी में न्यायाधीश की नियुक्ति, उनकी योग्यताएं, उनका कार्यकाल और उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के गठन से संबंधित प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 124 के भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और दूसरे 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन संसद को कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का पूरा अधिकार है। शुरुआती में जब संविधान में न्यायालय के सामने प्रस्तुत मामलों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक पूरी टीम एक साथ बैठा करती थी, लेकिन जैसे जैसे न्यायालयों के काम बढ़ने लगे, उनमें लंबे लंबे मामले बढ़ने लगे, तब भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की मूल संख्या को बढ़ाकर यानी 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 26 और 2008 में 31 और फिर 2019 में 34 तक कर दी गई। तो अब यहाँ आपकी ये समझ में आ गया होगा कि संसद के मूल संविधान में ये कहा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि कुल मिलाकर टोटल 8 न्यायाधीश होंगे। लेकिन अगर अब हम वर्तमान की बात करें तो अभी टोटल न्यायाधीश है 34, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इस वक्त यानी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। ये हमारे यानी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। अब हम बात करेंगे न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है, ये भी अनुच्छेद 124 में ही बताया गया है। तो यहाँ पर अभी तक संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल तय नहीं किया है, लेकिन फिर भी इनसे संबंधित यहाँ पर 3 प्रावधान रखे गए हैं। पहला है कि वो 65 वर्ष की आयु तक पदासीन यानी पद पर कार्य कर सकते हैं और उनके मामले में किसी भी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित की गई संस्था ही इसे सॉल्व करेगी। तो यहाँ यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितनी आयु तक पदासीन रह सकते हैं। तो 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं और अगर इनके मामले में किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठता है या फिर उन पर कोई उंगली उठाता है तो वो मामला संसद में ही सुलझाया जाएगा। दूसरा प्रावधान है कि न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद का त्याग कर सकते हैं। और तीसरा प्रावधान ये है कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इतनी आसानी से उन्हें अपने पद से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें हटाने के लिए सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। तो यहाँ पर इनको हटाने के लिए पहले जो महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी, उसके लिए जो प्रस्ताव होगा, पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर कहीं जाके राष्ट्रपति उन्हें उनके पद से हटाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 प्रावधान थे। पहला 65 वर्ष की एज पूरी हो जाएगी, दूसरा अगर वो खुद ही त्यागपत्र दे दे और तीसरा जब उनके ऊपर महाभियोग लग जाए। तो यहाँ पर ये 3 प्रावधान थे जिसके जरिए मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट के जज की कार्यकाल की आयु 65 वर्ष होती है। जज को केवल महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं न्यायाधीश की योग्यताओं की। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, वो कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 सालों तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में या कोर्ट में कंटिन्यू 10 सालों तक अधिवक्ता यानी कि वकालत कर चुका हो,
या फिर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेता हो। मतलब ये कि राष्ट्रपति की नज़रों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लायक हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीश का 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर 65 वर्ष की आयु पूरी न की हो तो वर्तमान समय में सीजेआई निर्णय लेंगे कि किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। तो अब हम बात करेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इसके साथ साथ न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और अगर न्यायाधीश त्यागपत्र दे दें तो वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। तो न्यायाधीश की नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र तीनों ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी ये जानना जरूरी है कि न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श या सलाह पर की जाती है। कई बार हमने पढ़ा या सुना है कि न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। पर वर्तमान की यानी इस समय की अगर हम बात करें तो जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा की जाती है। तो ये जो नियुक्ति का काम था ये न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता था। राष्ट्रपति द्वारा 1950 से 1993 तक सरकार को डायरेक्ट हस्तक्षेप था हमारी न्यायपालिका पर और ये बहुत गलत था। तो इसीलिए 1993 से यानी 1993 से वर्तमान तक राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो अब यहाँ आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कॉलेजियम क्या है। तो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण यानी न्यायाधीशों के सिलेक्शन और ट्रांसफर से संबंधित बातें आती हैं। कॉलेजियम का मतलब एक समूह है, एक ग्रुप जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्य आते हैं, जिसमें एक सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस कॉलेजियम की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है और 4 अन्य सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति को समझा। अब हम मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे की जाती है के बारे में बात करेंगे। तो 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा की जाती है। अब है मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति का कोई भी ब्यौरा संविधान में नहीं है, यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन परंपरा क्या चली आ रही है कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। लेकिन इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन हो चुका है, यानी 2 बार ऐसा हो चुका है कि जो सीनियर जज है उन्हें जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। तो पहली बार हुआ 1973 में अजित नाथरे के टाइम पर, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तब अजित नाथरे से ऊपर 3 सीनियर जज थे, लेकिन इनमें से किसी को भी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया और अजित नाथरे को सीजेआई बना दिया गया। और दूसरा उल्लंघन हुआ 1977 में हमीदुल्ला बेग के टाइम पर, और ये भी अपने टाइम पर सीनियर नहीं थे, लेकिन इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन हुआ है, एक अजित नाथरे के टाइम पर 1973 में और दूसरा हमीदुल्ला बेग के टाइम पर 1977 में। अब यहाँ मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और बता देती हूँ कि सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहने वाले इंसान थे वाई.वी. चंद्रचूड़, जो 2696 दिन तक सीजेआई रहे थे। और सबसे कम समय तक सीजेआई रहने वाले इंसान थे कमल नारायण सिंह, जो सिर्फ 17 दिन तक सीजेआई रहे थे। तीसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारत के ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। और चौथा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। इनके बाद भारत की कोई भी महिला सीजेआई नहीं बनी। तो अब तक हमने यहाँ पर न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यकाल और नियुक्ति के बारे में बात की। अब हम न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। तो न्यायाधीशों को 2 ही कंडीशन में उनके पद से हटाया जा सकता है।
एक है कदाचार, जिसे मिसबिहेवियर कहते हैं, और दूसरा है अक्षमता, जिसे इनकैपेसिटी कहा जाता है। तो कदाचार और अक्षमता की शिकायत पर इन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ये प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे फिर वो लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव लाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। मतलब ये कि न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, उसके लिए कम से कम 100 सदस्य लोकसभा में और 50 सदस्य राज्यसभा में मंजूरी के लिए होने चाहिए। फिर इन दोनों सदनों के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की, शिकायतों की जांच की जाती है और फिर संसद में चर्चा होती है, और चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले न्यायाधीश को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर दोनों सदनों से प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी पास हो जाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकता है। तो यहाँ हमारे ये तो समझ में आ गया कि इतना आसान नहीं है किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से हटाना। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। लेकिन हाँ, इसकी कोशिश ज़रूर की गई थी। सबसे पहले वी रामास्वामी पर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। और इसके बाद दीपक मिश्रा पर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही जज थे, जिनके खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था और सभापति ने उसे भी खारिज कर दिया था। तो यहाँ पर ये दोनों नाम याद रखिएगा, वी रामास्वामी के खिलाफ लोकसभा में और दीपक मिश्रा के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग लगाया गया था, लेकिन वो दोनों सदनों द्वारा खारिज कर दिया गया। तो 124 के बाद अब हम आते हैं अनुच्छेद 125 पर। तो यहाँ पर अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में बात की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है और जब तक वो पद पर रहते हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती, लेकिन हाँ, बढ़ाया जरूर जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 126 की। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जब मुख्य न्यायाधीश का जो पद है वो अगर किसी कारण से खाली रहता है, जैसे बीमारी के कारण या लंबी छुट्टी के कारण, तो उनकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के पद के खाली रहने पर किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 127 की। इसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, जिसे इंग्लिश में एड होक जज कहते हैं, के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है। तो तदर्थ न्यायाधीश के पास सर्वोच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के समान शक्तियाँ और विशेष अधिकार होते हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। इसमें ये कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। मतलब ये कि अनुच्छेद 126 में हमने बात की थी कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर किसी कारण इनका पद अस्थायी रूप से खाली रहता है तो उनकी जगह पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए जा सकते हैं। लेकिन बाकी के जो अन्य 33 न्यायाधीश हैं, अगर उनका पद अस्थायी रूप से खाली रहता है तो उनकी जगह पर किसकी नियुक्ति की जाएगी, वो यहाँ पर बताया गया है। मतलब ये कि जो 33 न्यायाधीश हैं, उनमें से अगर किसी न्यायाधीश का पद खाली है तो उनकी जगह पर अस्थायी तौर पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये पहले तो राष्ट्रपति से सहमति लेंगे और फिर उसके बाद किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनकी जगह पर अस्थायी तौर पर नियुक्त कर देंगे। उन्हीं को तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन इन्हें नियुक्त करने से पहले 2 लोगों से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो है राष्ट्रपति और दूसरे हैं जिस न्यायालय से न्यायाधीश को चुना गया है, उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं अनुच्छेद 128 की। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अपील के बारे में बताया गया है। यानी कि जो न्यायाधीश रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें भी अस्थायी तौर पर न्यायाधीश बना सकते हैं। मतलब ये कि भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से या फिर हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज से
ये अपील कर सकते हैं या अनुरोध कर सकते हैं कि वह अस्थायी अवधि के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम करें। लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की और राष्ट्रपति की सहमति हो। मतलब ये कि अगर किसी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने परमिशन नहीं दी तो उस केस में जो रिटायर्ड जज हैं उन्हें भी अस्थायी रूप में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो यहाँ गणपूर्ति नहीं होने पर सीजेआई राष्ट्रपति से सलाह करके सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जज न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 129 की। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है, या फिर इसे यूँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी जिसमें स्वयं की यानी खुद की अवमानना करने के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी। यानी कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाया जाएगा वो एक पत्थर की लकीर होगा, उसे एक रिकॉर्ड की तरह संभाल के रखा जाएगा। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी जुर्म के लिए 1 साल की सज़ा सुना दी तो उसके बाद भारत में कहीं भी वो जुर्म होता है तो उसके लिए 1 साल की ही सज़ा सुनाई जाएगी। वो एक रिकॉर्ड की तरह होगा, चाहे फिर हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, उस जुर्म की सज़ा को बदल नहीं सकता। और अगर कोई भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसे बदलने की कोशिश करता है, जैसे 1 साल की जगह 6 महीने या फिर 2 साल की सज़ा दे देता है, तो उस न्यायाधीश पर केस होगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 130। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जगह के बारे में बताया गया है। तो संविधान में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है और मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं और ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन वो ये निर्णय यानी ये डिसीजन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार की शक्तियों के बारे में। तो अनुच्छेद 131 के अनुसार जिनकी सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, इनकी सुनवाई हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं की जा सकती। तो अब ऐसे कौन कौन से मामले हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं? तो ऐसे 3 मामले हैं। पहला है, अगर किसी राज्य का दूसरे राज्य से किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए तो वो मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। दूसरा, अगर सेंटर का स्टेट के साथ विवाद हो जाए, मतलब केंद्र सरकार का राज्य सरकार से यानी केंद्र का राज्य से कोई विवाद हो जाए तो वो मामला भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। और तीसरा केस है जब केंद्र और राज्य आपस में मिल जाए और जो दूसरे राज्य हैं ये आपस में मिल जाएं यानी एक गुट बना लें और फिर इनके बीच विवाद हो जाए तो ये मामला भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 132 की। अनुच्छेद 132 में अपीलीय अधिकार आते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंध रखता है। तो यहाँ ऐसा होता है कि अगर किसी को अधीनस्थ न्यायालय का फैसला सही नहीं लगता तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और फिर उच्च न्यायालय का फैसला भी उसके समझ नहीं आता या उसे सही नहीं लगता तो फिर वो इसे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि किस प्रकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो इन अपीलों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, संवैधानिक मामलों में अपील। दूसरा, दीवानी मामलों में अपील। तीसरा, आपराधिक मामलों में अपील। और चौथा है विशेष अनुमति द्वारा अपील। अब हम बात करते हैं पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 137 की। इससे पहले के जो अनुच्छेद थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए हमने उनके बारे में बात नहीं की। तो अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि दिए गए आदेश या निर्णय पर फिर से विचार कर सकता है और अगर सही लगे तो उनमें चेंजेस भी किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 139 की। इसमें रीट अधिकारिता के बारे में बताया गया है, यानी संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रीट जारी करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ रीट लागू कर सकता है। लेकिन मौलिक अधिकारों के अलावा भी संसद कोई कानून बनाता है तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। इसके बाद आता है सलाहकार क्षेत्राधिकार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 143 में सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है।
तो यहाँ अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन यहाँ पर सलाह को मानना या ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। मतलब वो किसी भी तरह से बाध्य नहीं है कि उस सलाह को माने ही। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारी बातें।